हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के 7 बज चुके हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को एस बख्शी की बुक कंप्लीट जो है वो पढ़ाऊंगी। तो सीरीज जो है वो लेक्चर्स की चल रही है। वर्ब का डे 1 का लेक्चर आप लोग अगर देखना चाहते हैं कि भाई प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में भी आप इसे देख सकते हैं कि वर्ब का लेक्चर नंबर यानी कि एस बख्शी का चैप्टर नंबर डे 1 में मैंने शुरू करा था वर्ब वर्ब का जो है वो चैप्टर नंबर था 8। फिर उसके बाद था डे 2, उसको मैंने वर्ब को आगे बढ़ाया। आज है डे 3 जिसको मैं जो है इसी चीज को आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि ये एक चैप्टर है, काफी सारे पॉइंट्स कवर कर रहा है। तो इसमें मैं वो सारे पॉइंट्स जो है वो कवर कर रही हूँ। इसमें आप लोगों को मैं एक चीज फिर यही चीज बोल रही हूँ, ये मैं पूरी किताब पढ़ा रही हूँ। तो इस किताब में जिस तरीके से दिया हुआ है उसी वो क्वेश्चंस जैसे दे रखे हैं, मैं उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस किताब में पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश दिया हुआ है और इसमें खोल के पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन मैं वो पॉइंट्स को हिंदी में भी बता रही हूँ और उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। तो आप लोग जो है प्लीज, अगर आप लोगों ने वो पहले के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो लोग वो देख ले, तभी आपको ये तीसरा लेक्चर समझ में आएगा। अगर किसी ने तीसरा ही लेक्चर देखा है तो शायद वो उसको नहीं समझ में आएंगे। तो कभी भी अगर आप कोई भी सीरीज देखते हैं तो उसको 1-2 से ही जो है स्टार्ट करना चाहिए। अगर बेड में देखेंगे तो वो चीज इतनी समझ में नहीं है। और जो लोग देखते चले आ रहे हैं उनके लिए जहां से मैंने छोड़ा था मैं उसके आगे से जो है वो बता रही हूँ। आज जो मैं वर्ब का जो आपका चैप्टर है, जो वर्ब का ही चैप्टर नंबर 8 है, क्योंकि मैंने यहीं से शुरू करा है। वर्ब चैप्टर नंबर 8, बुक का नाम है एसपी बख्शी जो राइटर हैं। इसका एसपी बख्शी जो है वो राइटर है और बुक का नाम है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर। और इस बुक को सिलेक्ट करने का मेरा पर्पस ये था, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही किताब पढ़ाती हूँ। वैसे तो मैं कोई भी एक पर्टिकुलर बुक को जो है लेके नहीं चलती हूँ, लेकिन इस बुक को लेके चलने का एक ये था कि आप जो बेसिक से करना चाह रहे हैं, एक किताब को सामने रख के प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, उनके हिसाब से मैंने जो है ये बुक सेलेक्ट करी है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर। आप इसी बुक को अगर आपके पास है, नहीं है, अगर नहीं है और आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं, और अगर आपके पास है तो आप देखिएगा कि चैप्टर वाइज किस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ। तो आज जो है हम लोग ने इसमें वर्ब में जो चैप्टर 8 है, आज मैं आप लोगों को वर्ब का नेक्स्ट भाग जो है वो करवाऊंगी इनवर्जन। आज मैं आप लोगों को इनवर्जन के विषय में बताऊंगी। पहले मैं ये मिटा देती हूँ। अब आप सोचोगे ये इनवर्जन किस चिड़िया का नाम है, हालांकि बहुतों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। इनवर्जन देखो, किसी भी आपको अगर मैं एक सिंपल उसमें बताऊं, जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस का क्या मतलब होता है? सेंटेंस का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम मीनिंग। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कुछ मीनिंग होता है। ऐसे ही नहीं, मीनिंगलेस नहीं होती कोई भी चीज, अरेंज करते हैं। तो उस अरेंजमेंट कैसे होता है वो, सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा वर्ब और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट और ये सब दिया रहता है, लेकिन जो एक सामान्य स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये एक सेंटेंस का एक ये अरेंजमेंट होता है। लेकिन अगर मान लो वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आए तो उसे क्या कहा जाता है, इनवर्जन। इनवर्जन का मतलब होता है उल्टा, यानी कि इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब, या इन्वर्जन का मतलब होता है कि जब सब्जेक्ट बाद में और वर्ब पहले आता है तो उसे क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो जैसे मैंने आपको बताया, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, तो उसे क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड इनवर्जन। तो हम आगे बढ़ते हैं और इनवर्जन के बारे में जानते हैं। यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। अब हम इनवर्जन के बारे में जानते हैं, इनवर्जन कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, और मैं फिर आपको क्वेश्चंस के माध्यम से बताती हूँ। देखिए, इन्वर्जन कहाँ यूज होता है।
देखिए, अगर एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो तो इन्वर्जन यूज होता है। इन्वर्जन का मतलब है कि अगर कोई एडवर्ब आ रहा है तो एडवर्ब के बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएंगे आप सब्जेक्ट। मेन वर्ब नहीं लगता, फिर उस पहले लगता है हेल्पिंग वर्ब। अब वो एडवर्ब कैसे हैं, जैसे आपका सेंटेंस में आ रहा है हार्डली, नेवर, सो, नो सूनर, और मैं अब इसमें क्वेश्चंस में से देख लेती हूँ जिस तरह क्वेश्चन पूछे गए। या इसके अलावा एडवर्बियल फ्रेज दिया हुआ हो, जस्ट आउटसाइड द विलेज। एडवर्बियल फ्रेज का मतलब होता है, देखो पहली बात तो फ्रेज और क्लॉजेस में अंतर समझना। फ्रेज वो होता है जिसमें वर्ब नहीं होता, और क्लॉज वो होता है जिसमें वर्ब होता है। तो जस्ट आउट, और जो चीज स्थान के बारे में बताया वो चीज एडवर्ब होती है। तो जस्ट आउटसाइड द विलेज यानी कि कोई भी एडवर्बियल फ्रेज है तो वो भी जो है वो कहाँ पे यूज किया जाएगा, वो एक एडवर्ब ही माना जाएगा और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद यूज किया जाएगा। तो आप पॉइंट नंबर 1 देखो कि इन्वर्जन, मैंने आपको बताया कि इन्वर्जन का मतलब होता है कि जब सब्जेक्ट बाद में आता है और वर्ब पहले। इन्वर्जन का यूज कहाँ करते हैं, इन्वर्जन का यूज करते हैं, पहला पॉइंट मैंने बताया, अगर एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो तो इन्वर्जन का यूज किया जाता है। और एडवर्ब भी कौन से, हार्डली, नेवर, सो, नो सूनर, और या कोई स्थान के बारे में बताएं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, एडवर्ब का, इन्वर्जन यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं और ये वर्ब का ही क्वेश्चन है, तो मैं इसलिए इसमें आपको बता रही हूँ। आप लोग पॉइंट नंबर ये लिख लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ें कह रही हूँ, मैं कोई पीडीएफ वगैरह जो है वो नहीं दे रही हूँ। मैं इसमें पीडीएफ जो, अगर कोई स्टूडेंट अगर मुझसे कहे कि मैम आप पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट जो एसपी बख्शी बुक है उसको बनवा रही हूँ, मैं खुद सारे पॉइंट्स यहाँ लिख रही हूँ, तो पीडीएफ जो है भेजने का मुझे कोई औचित्य नहीं लगता। और इसीलिए मैं आप लोग खुद भी जो है कुछ मेहनत कीजिए। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो आप लोग खुद भी इतनी मेहनत कीजिए कि जो पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहे हैं नोट्स अपने आप जो है वो कॉपी पेन लेके बनाइए। सिर्फ अगर आप पीडीएफ्स इकट्ठे करते रहेंगे, चाहे वो टेलीग्राम पे भेज दें, चाहे वो किसी भी चीज़ पे भेज दें, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फायदा है। सारी चीज़ें किताबों में लिखी रहती हैं, ये तो केवल समझाने वाली चीज़ होती है कि कैसे हम आपको समझा रहे हैं। मैं तो आपको बोल के चल रही हूँ कि मैं कौन सी किताब से पढ़ा रही हूँ, तो उसी की पीडीएफ में आपको क्या भेजूँ। तो इसीलिए बेहतर ये रहेगा कि आप लोग जो मैं पॉइंट्स इसको सिंप्लीफाई करके जो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब मैं आगे बढ़ रही हूं, अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। इन्वर्जन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से आते हैं, ये मैं आप लोगों को करवा रही हूं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है इसकी, एक्सरसाइज नंबर बी। मैं मिला जुला के जो है वो करवा रही हूँ। मेरे बुक में पेज नंबर 100 है, एक्सरसाइज नंबर बी, और क्वेश्चन नंबर वैसे इसमें 4 है, मैं 1 से लिख रही हूँ। So fast did he drive motor car that even the best driver could not overtake him। पहला आपका सेंटेंस ये है। दूसरा है ये, इस पे क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज बी में ही।
never I have come across a man who is foolish to such an extent. To such an extent. और क्वेश्चन नंबर 3, चलिए पहले 2 करवा देती हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। तो पहले आप 2 क्वेश्चंस देखिए, पहले इनके मीनिंग भी समझा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 है, इसमें आया सो हमारा है एडवर्ब। सो फास्ट डिड ही ड्राइव, और ये देखिए सो और फास्ट दोनों ही जो है वो एडवर्ब है। हमारा क्वेश्चन शुरू होता है किससे? एडवर्ब से क्वेश्चन शुरू हुआ, और हमने यहाँ पे बनाया सो फास्ट डिड ही ड्राइव मोटर कार दैट इवन द बेस्ट ड्राइवर कुड नॉट ओवरटेक हिम। So fast did he drive motor car that even the best driver could not overtake him। अब आप ये देखिए कि ये आपका एडवर्ब है, और यहाँ पर ये एडवर्ब के एकदम बाद क्या लगा हुआ है? ये हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। अब ये हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर एडवर्ब दिया हुआ हो तो एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज जो है वो किया जाता है। तो एडवर्ब के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज करा जाता है तो इसका मतलब ये है कि इन्वर्जन वाला पार्ट बिल्कुल सही है आपका, इसमें कोई भी गलती जो है वो आपके नहीं है। लेकिन अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एडवर्ब से शुरू हुआ, नेवर आई हैव कम अक्रॉस अ मैन हु इज फूलिश टू सच एन एक्सटेंट। ये क्वेश्चन किससे शुरू हुआ? नेवर से। नेवर के बाद आना क्या चाहिए? क्योंकि ये इन्वर्जन है तो आएगा क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर आएगा नेवर हैव आई, तो यहाँ पर क्या लगेगा? नेवर हैव आई कम अक्रॉस अ मैन हु इज फूलिश टू सच एन एक्सटेंट। कि इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपको नेवर जो है वो चीज क्या है? आपकी एडवर्ब है। एडवर्ब के एकदम बाद इन्वर्जन का यूज किया जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैव का यूज जो है वो किया जाएगा। अगर आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई हो, क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग नोट डाउन करना चाहो कर लो, नहीं तो आपकी अपनी किताब में दिया हुआ होगा वो देख लेना कि क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए। तो ये हुए आपके 2 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया कि अगर एडवर्ब से, पहला वाला क्वेश्चन ये बताया कि सो फास्ट ये एडवर्ब है, एडवर्ब के एकदम बाद क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब लगता है, क्योंकि इन्वर्जन हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है ना? अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा भाई इन्वर्जन यूज करने का मतलब क्या है? बात ये है कि जो एडवर्ब होता है ना वो मॉडिफाई करता है किसको? वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। वो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता। तो इसीलिए अगर एडवर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है तो हमें उसके बाद नाउन या सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज होता है? नाउन या प्रोनाउन यूज होता है। तो हमको सब्जेक्ट के रूप में एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता नहीं। अगर नाउन प्रोनाउन के पहले एडवर्ब लग भी रहा होता है ना, वो पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। तो इसीलिए हमें एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है। और आप ये जानते हैं सब्जेक्ट के रूप में केवल नाउन प्रोनाउन यूज होते हैं। जब सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रोनाउन यूज होते हैं तो इसीलिए हमको जो है एडवर्ब के बाद वर्ब इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि वो उसे मॉडिफाई करता है। आई होप मैं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपको इसी के क्वेश्चंस और भी करवा रही हूँ, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट करवाऊंगी। मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। ये नहीं है कि रेक्टिफिकेशन वाली नॉलेज मैं आप लोगों को दे रही हूँ। एडवर्ब से शुरू होता है तो वर्ब, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, दैट इज व्हाई हम इन्वर्जन यूज करते हैं। उसके बाद देखिए अभी इसी का ही मैं एक्सरसाइज बी का ही मैं क्वेश्चन नंबर 12 है वो करवा रही हूं। जस्ट आउटसाइड द विलेज, just outside the village is a panchayat house
with dedicated workers working here। ये मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका मैंने 3 नंबर पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रही हूं, ये एक्सरसाइज ए का है, ये एक्सरसाइज ए का है। देखिए, सो ऑनेस्टली ही वर्कड दैट he was rewarded by the chairman of the company। अब ये दो क्वेश्चन देखिए, इन्वर्जन पे ही आधारित है। जस्ट आउटसाइड द विलेज, विलेज के बाहर, ये आपका एडवर्बियल फ्रेज है कि भाई विलेज के कहाँ, जो वेयर का जवाब दे रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का जवाब दे रहा है। जस्ट आउटसाइड द विलेज इज अ पंचायत। आप देख रहे हैं ये प्लेस के बारे में बताया, जो प्लेस के बारे में बताए वो क्या चीज होती है, एडवर्बियल फ्रेज होता है। और उसके एकदम बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, तो ये इन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर, इसमें कोई गलती नहीं है, ये नो एरर है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सो ऑनेस्टली ही वर्कड। मैंने आपको बताया इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। सो और ऑनेस्टली दोनों क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब को मॉडिफाई क्या करता है, वर्ब करता है, तो वर्ब नहीं लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब करता है। सो ऑनेस्टली, ये ही क्या है, प्रोनाउन। एडवर्ब कभी भी प्रोनाउन या नाउन को मॉडिफाई नहीं करता। यहाँ पर आ रहा है वर्ब। एक चीज ये याद रखिएगा, अगर आपके उसमें सेंटेंस में वर्ब दिया हुआ हो और आपको इन्वर्जन यूज करना है तो आपको लगाना होगा डिड, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ। अगर वर्क्स लिखा हुआ हो तो हेल्पिंग वर्ब लगाइए डज, और अगर वर्क लिखा हुआ हो तो हेल्पिंग वर्ब लगाइए डू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्क। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है सेंटेंस में और आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तो आप देखिए मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में लिखा है। अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हम यहाँ पे लगा देंगे डिड, और चूंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो यहाँ लगाएंगे सो ऑनेस्टली डिड ही वर्क। फिर दोबारा से समझा देती हूँ ये वाला पॉइंट कि अगर इन्वर्जन वाला वाक्य आए और आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ, जैसे मान लो ये होता सो ऑनेस्टली ही हैज वर्कड, तो आपको क्या करना था, हैज उठाते और आगे लगा देते। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है आपका मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में है। अगर आपका मेन वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, डिड। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म में दिया हुआ है तो मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा डज, और अगर आपका फर्स्ट फॉर्म है तो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा डू। और इनको क्या करना है आपको, लेकिन जहां पर भी डू, डज या डिड यूज होते हैं तो उनके बाद वर्ब की, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म का यूज जो है वो किया जाता है। तो इस तरीके से कर लेंगे, सो ऑनेस्टली डिड ही वर्क, इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिए, जो मैंने बोला उसे लिख भी लीजिएगा। तो अब इन्वर्जन वाला पार्ट हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, जो मतलब जो क्वेश्चंस इन्वर्जन के थे वो हम समाप्त करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता रही हूं, देखिए देखो, अगर सेंटेंस में डिस्टेंस, अमाउंट, क्वांटिटी, एज अ होल दी हुई हो, तो वर्ब सिंगुलर यूज हो। अब इस बात का क्या मतलब है, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, अगर मैंने यहां पे ये लिखा 4 miles not a long distance, एक चीज याद रखिएगा कि मैंने बोला 4 मील कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, अ लॉन्ग डिस्टेंस। हम इसको ऑब्जेक्ट से देख रहे हैं, हमें जब ये देखना होता है डिस्टेंस, अमाउंट, क्वांटिटी, तो हम ये देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या बता रहा है। अगर इसका ऑब्जेक्ट जो है वो एक यूनिट के रूप में हो तो हमें वर्ब जो लगाना होता है सिंगुलर। 4 माइल्स से मतलब नहीं है, हमने ये देखा एक लंबी दूरी बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट देखेंगे। इनको अगर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट देखेंगे कि ये मिलके क्या बता रहे हैं, क्या ये अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं या ये एक यूनिट के बारे में बता रहे हैं। तो जब ये एक सिंगल यूनिट के, एज ए होल का मतलब होता है सिंगल यूनिट के बारे में बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज। 4 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। इसके अलावा मैं आपको एक और बताती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कहा 200 रुपीज, 200 रुपीज, अब यहां पे मैंने छोड़ दिया, ये लाइन छोड़ा है, अ लार्ज अमाउंट 50 years ago, ठीक है। और एक और लिखती हूं, इन दोनों में वॉज और वर का यूज करना है। अब मैं आपको बताती हूं क्या है। देखो 200 रुपीज है, अमाउंट की बात कर रहे हैं 200 रुपीज, लेकिन यहाँ पे क्या करा जा रहा है, ए लार्ज अमाउंट, यानी कि जो हमारा यहाँ अमाउंट है वो कैसा माना जा रहा है, एक। तो यहाँ पे वॉज लगा देंगे। लेकिन जरा ये वाला पढ़ो, 2 लाख रुपीज स्पेंट ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज। डिफरेंट एक्टिविटीज, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, वर्ब। तो अगर आपको डिस्टेंस, अमाउंट ये देखना हो तो आप सब्जेक्ट पर बच जाओ, आप क्या देखो, ऑब्जेक्ट देखो। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। और अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी, क्योंकि ये मिलकर एक ही चीज बना रहे हैं। और जब मिलकर एक ही चीज बनाई जाती है तो वर्ब कैसा यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज जो है वो किया था। तो आप लोग यहाँ तक ये देख लो, लिख लो, आपको जैसा ठीक लगे आप लोग वैसा कर लीजिए। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको आपको एग्जांपल से करवाती हूँ, वैसे तो मैंने इसके एग्जांपल्स करा दिए हैं, फिर भी करा देती हूँ। देखिए ये इसकी एक्सरसाइज बी में दे रखे हैं एग्जांपल्स।
देखिए एक्सरसाइज बी का है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, आई डोंट थिंक ₹10,000 are a large sum for the work you are going to undertake. You are going to undertake. देखिए, आई डोंट थिंक ₹10,000 आर अ लार्ज सम। अब आप खुद देखिए, ए लार्ज सम आ रहा है, इसका मतलब हम बात क्या कर रहे हैं, एक यूनिट की बात कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि 10,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम है उस चीज के लिए जो तुम लेने जा रहे हो, जो तुम करने जा रहे हो। तो इससे हमें पता चलता है ये चीज क्या है, दैट इज अ सिंगल यूनिट। बात सिंगल यूनिट की जा रही है, तो इसीलिए यहाँ आर की जगह आप क्या लगाओगे, इज का यूज जो है वो किया जाएगा। आई डोंट थिंक ₹10,000 इज अ लार्ज सम फॉर द वर्क यू आर गोइंग टू अंडरटेक। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा सब्जेक्ट देखकर ही वर्ब नहीं लगाते हैं, कुछ जगहों पर ऑब्जेक्ट देखकर भी वर्ब जो है वो लगाया जाता है। तो यहाँ तक जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, मैंने आपको इन्वर्जन का पॉइंट बताया, ये आपके आगे भी काम आएगा। और इसके बाद मैंने आपको ये बताया अमाउंट वगैरह वाला यूज कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रही हूँ, एक्सरसाइज बी का करा रही हूँ। एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर 7 ये करवा रही हूँ मैं आपको। एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 101। He will be likely to take part in the wedding ceremony of his brother provided he is granted leave। अब मैं आपको इस सेंटेंस को पहले मीनिंग समझा देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस सेंटेंस का मीनिंग समझिए। He will be likely to take part, वो अपने भाई की शादी में, वेडिंग सेरेमनी में पार्ट लेगा, यानी कि वेडिंग सेरेमनी में सम्मिलित होगा। अगर प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, शर्त है कि ही इज ग्रांटेड लीव, अगर उसको छुट्टी मिल जाए। अब जी बात क्या है, पहली बात, विल का मतलब भी होता है होगा, संभावना, हो भी सकता है नहीं भी, संभावना। और लाइकली टू का मतलब भी क्या होता है, होगा, संभावना। अब दोनों का मतलब जब एक ही है तो दोनों कभी भी एक साथ यूज नहीं किए जा सकते। फिर दोबारा से बता रही हूँ, विल का मतलब भी होता है संभावना और लाइकली टू का मतलब भी होता है संभावना। अब आप सोचेंगे विल का क्या मतलब है, जैसे अगर मैंने कहा कि आई विल कम टू योर हाउस टुमारो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, फ्यूचर में है। क्योंकि जब किसी चीज से 100% किसी चीज के होने की है, 100% देखो फ्यूचर में किसी भी चीज की होने की नहीं होती है, मगर अगर है कि हाँ भी होगा ही होगा, तो हम लोग विल भी लगाते हैं, इज आर एम प्लस गोइंग टू लगाते हैं, इंडेफिनेट टेंस यूज करते हैं, मगर विल नहीं यूज करते। विल मतलब होता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और लाइकली टू का भी वही मतलब होता है, संभावना। तो अगर आप विल बी और लाइकली टू एक साथ लगा रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। अब क्या करें, तो या तो ये कर दो ही विल बी हटा दो, ही विल टेक पार्ट, क्योंकि देखो अगर विल आ रहा है तो विल एक मॉडल है, विल के बाद वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है।
और अगर लाइकली टू रखना है तो लाइकली टू का वो होता है इज आर एम प्लस लाइकली टू। तो दोनों में से कोई सा भी एक लगाओगे, दोनों इकट्ठे नहीं लगाओगे। तो अगर तुम्हें विल नहीं रखना तो लगाओ ही इज लाइकली टू टेक पार्ट इन द वेडिंग, या बी लाइकली टू पूरा हटा दो, ही विल टेक पार्ट इन द वेडिंग सेरेमनी ऑफ हिज ब्रदर प्रोवाइडेड ही इज ग्रांटेड लीव। तो मेरी बात को ध्यान से रखना, सुनना और इसको लिख भी लेना कि विल भी संभावना बताता है, लाइकली टू भी संभावना बताता है। इसीलिए ही कभी भी लाइकली टू और मे कभी एक साथ यूज नहीं करते। लाइकली टू और मे एक साथ यूज नहीं करते, या तो मे करोगे या इज आर एम प्लस लाइकली टू का यूज किया जाएगा। तो इसीलिए विल के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, और लाइकली टू यूज करना है तो उसके पहले क्या लगाओ, इज आर एम का यूज किया जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है, और आप खुद जो है ये एक्सरसाइज करके देखिए, आपसे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बिल्कुल 100% होंगे। और जो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बाकी की जो है वो आपका और पार्ट जो है वो मैं करवाऊंगी कल। तो मिलते हैं कल।